हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमारा जो पहला पार्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कवर हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पार्ट का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम इसको रिवाइज करेंगे। तो पहले थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में क्या क्या है। अगर इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री को मैं आपको दिखाऊं तो इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर मेनली तीन चीजें होती है। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री होती है। उसमें क्या क्या होता है बात करेंगे। एक बेसिक होती है, एक थर्मोकेमिस्ट्री में हम डेल्टा एच आर निकालते हैं, कैलकुलेशन रहती है इसकी, डेल्टा एच की कैलकुलेशंस। और एक यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी होती है, सम डिफरेंट टाइप्स, दिख रहा है ना आपको, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम क्या क्या किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेल्टा एच रिएक्शन होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगली चीज जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे अपन कैलोरी मीटर की। कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर। उसके बाद अगली जो चीज होगी वो होगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अपना लॉज हैं कुछ, उन लॉज की, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो इन चार चीजों की बात होगी यहां बेसिक टर्मिनोलॉजी में। क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच की में बात करें तो यहाँ पे ये डेल्टा एच को हम तीन तरीके से निकालते हैं। एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसके बारे में बात करेंगे। और एक होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, कंबशन हो गया, एक होता है बॉन्ड एंथैल्पी। इन तीन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनकी मदद से हम डेल्टा एच को निकालेंगे। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में इसमें आती है अपनी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एक आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और इसमें एक रहता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन। और क्या रहता है इसमें, एक रहती है एंथैल्पी लैटिस, और एंथैल्पी दिख रहा है ना, लैटिस एंथैल्पी, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। वो सारी तीनों चीज एक साथ पढ़ेंगे। और लास्ट में बोर्न हैबर साइकिल। तो ये अपना पूरा चैप्टर है। इस ये पूरे चैप्टर है, चैप्टर मतलब थर्मोकेमिस्ट्री है। इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में तीन पार्ट है, ठीक है। हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक वाली चीजों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, एक ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान कितनी एंथैल्पी में चेंज आया, कितनी एनर्जी रिलीज हुई कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी को ही हम डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे उस दौरान इसमें कितनी एनर्जी का चेंज आया, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी या रिलीज करी, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि भाई आपका आपका प्रेशर है वो कितना हो, 1 atm। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसा कोई स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। हम एंथैल्पी देख रहे हैं, एंथैल्पी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है ना। तो प्रेशर अगर 1 atm है, कोई रिएक्शन है किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होगी, अगर प्रेशर 1 atm है तो उस दौरान, मान लो ये रिएक्शन हम 1 atm पे कराने लग जाए, तो उस दौरान जिसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नोट से डिनोट करते हैं, ये होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। टेम्परेचर कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है, कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर हो।
लेकिन अगर कुछ ना दिया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब पूछा जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग डेल्टा एच आर, कौन से फैक्टर है? तो पहली चीज भाई कंडीशन ही, अगर प्रेशर 1 atm प्रेशर 2 atm हो गया, एंथैल्पी बदल जाएगी, सेम रिएक्शन रहने दो। जैसे ये रिएक्शन थी, अगर इसको हम 2 atm पे कराएं तो इसका जो डेल्टा एच आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। तो पहली चीज है कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम की। अगर ये अलग अलग हो गए, सेम रिएक्शन का डेल्टा एच अलग होता है, अलग एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी, अगर अमाउंट ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हीट रिलीज होगी। दूसरा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा कि भाई स्टेट कौन सी है, जैसे H2O है, H2O लिक्विड है और H2O गैस है। इसको तोड़ के हम बना रहे हैं H2 प्लस हाफ O2, इसमें भी सेम ही बन रहा है H2 प्लस हाफ O2, प्रोडक्ट सेम है दोनों में, है ना, और रिएक्टेंट भी H2O ही है, लेकिन उसकी स्टेट अलग अलग है। तो इन दोनों रिएक्शन में एनर्जी सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं ये बोलना चाहता हूं स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उस पे भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, कम ज्यादा हो जाती है। और किस पे? और कई बार स्टेट सेम हो जाए, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है की फॉर्म में है और कार्बन डायमंड की फॉर्म में है, दोनों को जलाओगे क्या बनना है? CO2 बनना है, इसमें भी, लेकिन दोनों से जो हीट रिलीज होगी वो अलग अलग होगी। तो और किस पे डिपेंड करता है डेल्टा एच? ये डिपेंड करता है अपना, ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म पे। क्लियर है? अच्छा, और किस चीज पे? सबसे मेन चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, क्या कम होता है, क्या ज्यादा होता है? तो वो अगर कभी चेक करना तो किरचॉफ्स इक्वेशन रहती है अपनी, किरचॉफ्स इक्वेशन, ये हमें बताती है कि एंथैल्पी में क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या है? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। कोई रिएक्शन है, उसकी एंथैल्पी किसी टेम्परेचर T2 पे और T1 टेम्परेचर पे। डेल्टा H2 क्या है? सेम रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस D। अगर T1 टेम्परेचर पे कराने तो उसका डेल्टा H आ रहा है डेल्टा H1। अगर दूसरा टेम्परेचर T2 है तो उसका डेल्टा H आ रहा है डेल्टा H2। क्लियर है? ये इक्वल होता है डेल्टा CPM के। क्या होता है डेल्टा CPM? कैसे निकालेंगे डेल्टा CPM? तो डेल्टा CPM निकालने का तरीका बताता हूं। जैसे एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, इसका डेल्टा CPM चाहिए मुझे। तो डेल्टा CPM कैसे निकलता है? CPM प्रोडक्ट का माइनस CPM रिएक्टेंट का। तो मैं बोलूंगा कि CPM NH3 और 2 मोल है इसलिए 2 माइनस प्रोडक्ट का हो गया माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है? N2। तो मैं बोलूंगा CPM किसका? N2 का प्लस 3 टाइम्स CPM किसका? H2 का। ऐसे हम डेल्टा CPM निकालेंगे। अगर वो कभी भी आपसे पूछेगा कि भाई टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब एंथैल्पी का चेंज बताओ। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एच दिया, पूछा 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एच बताओ, तो कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले का यूज करोगे, किरचॉफ्स इक्वेशन का। लेकिन वो आपको डेल्टा इन CPM के बारे में आपको बताएगा, हीट कैपेसिटीज के बारे में आपको बताएगा। क्लियर है? ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है उससे कितनी हीट निकलती है उसको हम मेजर करते हैं कैलोरी मीटर की मदद से। एक डिवाइस होता है कैलोरी मीटर, तो ये डिवाइस हम यूज करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उससे कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई। 2 टाइप के कैलोरी मीटर बनते हैं, एक होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर, और एक होता है कॉफी कप कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर पूरा बंद होता है, तो पूरा बंद रहेगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। कॉफी कप कैलोरी मीटर ओपन रहता है तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जो हम हीट मेजर करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करेंगे, और यहाँ पे जो हीट मेजर करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। और हीट जो मेजर होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू के इक्वल होती है, और हीट जो मेजर होते हैं कांस्टेंट प्रेशर वो डेल्टा एच के इक्वल होती है। तो कॉफी कप कैलोरीमीटर आपको डेल्टा एच देगा और बोम कैलोरीमीटर आपको डेल्टा यू देगा। दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता ही है। अगर एक भी है, ये बोम कैलोरीमीटर में आपको हीट दे रहा है तो डेल्टा यू आ गया, डेल्टा एच निकालना रहेगा, फॉर्मूला यूज कर देना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब जो भी हो रहा होगा उसके हिसाब से डेल्टा एनजीआरटी लगा के कर देना। सही है। अगर रिएक्शन हो रही होगी तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर रिएक्शन हो रही होगी तो हम यूज करें डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है। जैसे बॉम कैलोरीमीटर दिया और पूछा कि एंथैल्पी बताओ, तो बॉम कैलोरीमीटर से आप डेल्टा यू निकाल पाओगे, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मूले की मदद से। चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, समझ रहे हो, क्योंकि स्टेप बढ़ जाते हैं, बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। चलिए, बॉम कैलोरीमीटर और कॉफी कप कैलोरीमीटर दो टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं। इसमें हीट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका तरीका देखिए, कैसे हीट को मेजर। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है। ये कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डब्बा होता है, एक डब्बा है जो इंसुलेटेड है। अभी मैं बॉम कैलोरीमीटर को दिखा रहा हूँ, पूरा बंद कर देता है, बॉम कैलोरीमीटर समझ जाना, इंसुलेटेड है। ठीक है। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई, इससे हीट निकली, हीट कहाँ जाएगी, हीट जाएगी अपने कैलोरीमीटर के पास। कैलोरीमीटर के अंदर कुछ भी हो सकता है, पानी वानी कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। ये हीट यहाँ से निकली और यहाँ आ गई, तो जितनी भी हीट निकलती है केमिकल रिएक्शन से वो कहाँ जाती है, कैलोरीमीटर के पास। तो हम ऐसे बोलते हैं हीट, स्मॉल से दिखाते हैं, हीट रिलीज, और एब्जॉर्ब भी कर सकता है कई बार रिएक्शन, फ्रॉम रिएक्शन इज इक्वल टू हीट, बस माइनस का साइन लगाना। जैसे ही रिलीज होगी तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस, क्योंकि हीट आउट ऑफ द सिस्टम जा रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब, अगर वो रिलीज करेगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा, और रिलीज कौन, फ्रॉम कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, समझना आप चीजों को। अब मुझे ये चाहिए क्यू, क्यू कितनी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हीट रिलीज हो रही है तो कितनी हुई, तो उसको मैं माइनस लिखूं क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। कैसे निकाले, तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसके सामने प्लस आएगा, और कितनी हीट एब्जॉर्ब करी कैसे पता लगेगा, एम एस डेल्टा टी की मदद से। कहां से आया ये भाई फॉर्मूला, आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू क्या बना, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहां से मैं लिखा है। तो अपन ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, कैलोरीमीटर की, कैलोरीमीटर की, डेल्टा टी उसके टेम्परेचर में डिफरेंस, मास कैलोरीमीटर का मास देगा, उसमें पानी होगा तो उसका मास देगा। किसी ने या तो पूरे कैलोरीमीटर का मास देगा, या पानी होगा इस कैलोरीमीटर के अंदर उसका मास देगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करना, आपके पास ये आएगा तो आप पता लगा लो कि इस रिएक्शन से कितनी हीट रिलीज हुई। ये हुआ अपना कैलोरीमीटर। इसके बाद चलते हैं कैलोरीमीटर के बाद, कैलोरीमीटर के बाद आती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बड़े काम की चीज है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यही हमारा मतलब सहारा है, इसी से सब कुछ होता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ध्यान रहे कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और उसमें अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू दे देते हो, अगर आप उसमें आप एनर्जी के बारे में बता देते हो, तो वो जो रिएक्शन होती है उसी को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तभी आप थर्मोकेमिस्ट्री इक्वेशन कर पाते हो। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होना जरूरी है, और उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अब मैनिपुलेट कैसे करेंगे, तो इसके कुछ लॉज है, तो उन लॉज को पहले समझते हैं, फिर इसको मैनिपुलेट करना सिखाता हूं। तो लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, दो लॉज हैं आसान आसान से, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें दो लॉ हैं अपने, एक है लवोजियर एंड लेप्लेक लॉ, और दूसरा है हेस लॉ। हेस लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेस लॉ क्या बोलता है, लवोजियर लेप्लेक लॉ ये बोलता है कोई भी चीज है, जैसे H2 है, H2O
मान लो लिक्विड है तो H2 गैस प्लस हाफ O2। अच्छा ये बताओ, ये एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक? किस चीज का टूटना है, तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। तो मान लेते हैं इसकी डेल्टा H है प्लस 286। अगर कोई चीज बन रही है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, ये बोलता है कि भाई अगर किसी चीज को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है, जब वो बनेगा तो सेम एनर्जी लगेगी, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। 286 किलोजूल पर मोल, इतना बोलता है। ये क्या बोलता है? लेवोजिर लैपलेक लो, कोई कंपाउंड है उसके बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी लगेगी उसको, मतलब जब हम तोड़ेंगे साइन अपोजिट रहेंगे। क्लियर है? हेस लॉ पे चलते हैं। हेस लॉ क्या बोलता है? कोई भी रिएक्शन है, एक स्टेप में कराओ या 50 स्टेप में कराओ, एनर्जी सेम लगने वाली है। क्या बोलना चाह रहा है? A प्लस बी गिव्स C प्लस, या सिंपल तरीके, छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे A से B बन रहा है, इस यहां पे डेल्टा H है, कुछ है, मान लो डेल्टा H1 है, तो A से B जा रहे हैं, वन स्टेप में डेल्टा H1 लग रहा है। दूसरा स्टेप है B से A से पहले C गए, यहां जाने के लिए एनर्जी लगी H2, C से फिर D गए, यहां जाने के लिए एनर्जी लगी H3, और यहां से फिर यहां पे आए तो यहां पे लगी H4। तो ये बोलता है कि भाई डेल्टा H1 A से B जाने की एनर्जी सेम है, चाहे आप सीधा जाओ या घूम फिर के जाओ, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये हुआ हेस लॉ। इनका यूज होता है, हेस लॉ हुआ, ये वाला लेवोजिर लैपलेक लॉ कैसे यूज होता है? क्या करेगा वो? कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जैसे A गिव्स B, इसका डेल्टा H दे दिया X, पूछेगा 2A 2B, इसका डेल्टा H बताओ कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा H को भी आपको सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पर मोल के लिए होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, B A कर देता हूं, तो डेल्टा H कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -X। क्लियर है? रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। अगर हम दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, जैसे क्या करता है, कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा A gives C, B gives D, इसका डेल्टा H X, इस रिएक्शन का डेल्टा H Y, ठीक है। पूछेगा आपसे A प्लस B gives C प्लस D, इसका डेल्टा H बता दो, तो कैसे आएगा? तो ये रिएक्शन आपको ये देखना रहता है कि ये फाइनल वाली इक्वेशन कैसे बनी। कई बार तो डायरेक्ट ऐड करने से, कई बार घुमा फिरा के करना पड़ेगा। तो जब घुमाओगे फिराओगे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करना है समझ में आया? अब जब आप रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनका डेल्टा H भी ऐड होता है। तो इन दो रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H हो जाएगा X प्लस Y। समझ रहे हो? ऐसे हो, मान लो A gives C, B gives D, इसका डेल्टा H X, इसका डेल्टा H हो गया Y। और क्वेश्चन में पूछे A प्लस 2D gives C प्लस 2B, अब कैसे करोगे? ये रिएक्शन को ऐसे का ऐसा रखना है, इस रिएक्शन को क्या कर देना है? उल्टा और डबल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो D B डेल्टा H हो गया -Y, फिर इसको क्या करूंगा? डबल, 2D 2B डेल्टा H इज इक्वल टू -2Y। अगर आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तो एक स्टेप में भी कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा करना पड़ेगा आपको। तो ये एक रिएक्शन बनी और एक ये रिएक्शन है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो उन दोनों को ऐड करते हैं, A प्लस 2D गिव्स C प्लस 2B, इसका डेल्टा H कितना आ गया? X माइनस 2Y। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे इस वाले पार्ट से। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कौन सा फर्स्ट पार्ट, किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, कहाँ पे? यस, अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में हमने बात करी? डेल्टा H रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, समझ में आया। दूसरी चीज कैलोरीमीटर समझ में आया। कैलोरीमीटर दो टाइप के, क्या क्या मेजर करते हैं, कैसे मेजर करना है, क्लियर है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपको एनर्जी देनी चाहिए। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में दो ही लॉज है,
उनको यूज करना है, कैसे करना है वो आपको सिखाया। अब चलते हैं डेल्टा एच आर की कैलकुलेशन के ऊपर। चले तो चलते हैं। अगली चीज है कैलकुलेशन फॉर डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड जनरली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेट करते हैं जनरली? स्टैंडर्ड। कैसे करेंगे? तो तीन तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक होता है एंथैल्पी ऑफ कंबसन की मदद से। एक होता है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे? तो पहले इनको, ये जो चीज है तीन, इनको हम पहले डिफाइन करते हैं क्या चीज होती है। तो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है अगर आप एक मोल कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, कंपाउंड, एक मोल कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो और उसके एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जो उनकी सबसे स्टेबल स्टेट है 1 atm और 25 डिग्री सेल्सियस जनरली, उस पे वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड स्टेट। क्या बोला मैंने? दो तीन चीजें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एक मोल कंपाउंड का बनना, एक मोल कंपाउंड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, सही है। दूसरी चीज, इससे फॉर्म हो रहा है, एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पूछे एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट, ठीक है। सल्फर की S8, ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। और क्या? और कोई भी एलिमेंट है जैसे I2, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना 1 atm। और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट, H2 गैस, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, O2 गैस। क्लियर है? स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। और तीसरी चीज कि भाई जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की जीरो होती है। कब? जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में, ये समझना जरूरी है भाई, स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डायमंड, जीरो, एलिमेंट है ना, जीरो नहीं होगी। कोई पूछे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट की, कार्बन ग्रेफाइट, इसकी कितनी? जीरो। ये जीरो नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तभी जीरो होता है। क्लियर है? अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब ये कहां से आ गया? इसी में कभी भी आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे, पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कौन सी एंथैल्पी ऑफ कंबसन है, सॉरी फॉर्मेशन है, कौन सी नहीं है। जैसे अगर ऐसे बोले कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO, मान लेते हैं। यहां पे डेल्टा H है, वो X है, सेम होगा क्या? सेम तो नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड्स है। तो यहाँ पे डेल्टा H हो गया X/2। कौन सी? रिएक्शन की, रिएक्शन के डेल्टा H के बारे में बात हो रही है। कोई भी रिएक्शन होती है उसका, उसमें जो एंथैल्पी होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें से हम किसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसको या इसके? तो पहली चीज है, सबसे पहली चीज, आपका जो कंपाउंड है वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। इसमें 1 मोल बनना है, इसमें 2 मोल। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये अपनी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये वाली है। क्लियर है? एलिमेंट से बन रहा है दोनों में, स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ, ये अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। 1 मोल बनता है तभी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला है, कभी भी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ कोई भी रिएक्शन दी जाए, जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे A + B गिव्स C
प्लस डी। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगा देता हूँ बी सी डी। मान लो ये रिएक्शन थी और पूछा जाए कि भाई इस रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ, इस रिएक्शन का क्या बताओ, डेल्टा एच बताओ, तो कैसे बताएं, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर बताना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है इस रिएक्शन की। कैसे बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। जितने भी रिएक्टेंट है, जितने प्रोडक्ट, सबका ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डी की, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सी की। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मत भूल जाना, डी यहाँ पे सी, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, ए का, मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, बी का, मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल बी से। तो इस तरीके से अपन डेल्टा एच आर निकालेंगे। डेल्टा एच आर निकालना है, ऐसे निकालना है। कई बार वो पूछे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, किसी एक का गायब कर देगा, जैसे ए बी सी डी है, इसमें सी का गायब कर दिया, कैसे निकालेंगे, तो इसको जरूर देगा वो। और सारी चीज आपको पता रहेंगी, इसका निकालना है तो ये देगा आपको, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये आपसे पूछ लेगा। और क्या कर सकता है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है, ये पूछेगा तो सब कुछ आसानी है, सीधा कर देना। क्लियर है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कहाँ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यस ये रहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे चलते हैं। कंबशन से क्या पता लगता है आपको, किस चीज का जलना, सही है। अगर आप एक मोल किसी भी कंपाउंड को जला रहे हो, एक मोल किसी भी कंपाउंड को जला रहे हो, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्ट करा रहे हो एक मोल, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है, उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर है, एक मोल, सबसे पहली चीज एक मोल कंपाउंड हो, एक मोल कंपाउंड होना चाहिए। दूसरी चीज कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो उस दौरान जो हीट रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे कार्बन है, कार्बन डायमंड लो, कुछ भी ले लो, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, CO2 बना। इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच आर है वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, क्योंकि एक मोल आपका, सॉरी इसको नहीं देखना है, रिएक्टेंट को देखना है। एक मोल आपका रिएक्टेंट को आप जला रहे हो, एक मोल रिएक्टेंट को जलाते हो, उस टाइम पे जो हीट रिलीज होते है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 atm पे करा रहे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, जैसे सेम क्वेश्चन A प्लस बी, बी बी गिव्स सी, सी प्लस डी, डी। पूछेगा भाई इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर बता दो, फॉर्मेशन नहीं देगा, कंबशन एनर्जी देगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन देगा। कैसे करेंगे, तो इसमें इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, इसमें ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट की माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी, प्रोडक्ट की, उल्टा होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन नोट नोट लगाते हुए चलेंगे। कैसे करेंगे, सेम, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन, ए, सभी का सम लेना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ए की प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, बी का। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मत भूल जाना, ठीक है, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें चाहिए रहती है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन चाहिए रहते हैं। माइनस किसका, हाँ भाई डेल्टा एच ए बी हो गया सी का, प्लस डेल्टा एच डी का, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन सी का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, डी का, डेल्टा एच रिएक्शन, ऐसे अपन निकालेंगे। इसमें कई बार क्या पूछता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में ही जैसे बोलेगा कि भाई अलग अलग रिएक्शन दे देगा आपको, कि जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। दो रिएक्शन दे, और भी दे सकता है, या एक और दे देता हूं, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2
gives CO2. कार्बन डायमंड प्लस O2 gives CO2. इसका डेल्टा एच दे दिया x, इसका डेल्टा एच दे दिया y, इसका डेल्टा एच दे दिया XYZ, और इसका डेल्टा एच दे दिया क्या, V. दिख रहा है ना? तो ये 4 रिएक्शन थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इनका डेल्टा एच दे दिया. अब ये क्या पूछ सकता है आपसे कि भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब इसमें से ये जो अलग अलग रिएक्शन दी जा रही है इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन कौन सी है? क्या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकता हूं? इस वाली चीज को नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि अपन 2 मोल को जला रहे हैं. ठीक है. यहां पे पूछेगा इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल H2 को जला रहे हैं. इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं हो रही, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना? कंबशन, फॉर्मेशन नहीं. तो जब हम कंबशन देखते हैं अपन को ये नहीं देखना कि स्टैंडर्ड स्टेट में है या नहीं है, बस हमें ये देखना है कि 1 मोल है या नहीं है जब हम कंबशन चेक करते हैं. अगर पूछे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन किस किस को बोल सकते हैं, तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते H2 को, डेल्टा इस x को. क्यों? क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं. इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते. समझ में आ रही है बात? तो ये वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अगली चीज पे चलते हैं. अगली चीज है अपनी क्या, बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी, यस, बॉन्ड एंथैल्पी. यहां चलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. तो 2 चीज होती है, एक बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है. इन दोनों के बारे में समझ जाओ बस. बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये समझ गए तो काम खत्म. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? तो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH4 है. CH4 के मुझे बॉन्ड तोड़ने हैं, नाम से पता लग रहा है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड से कुछ लेना देना. तो बॉन्ड तोड़ना है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे. तो ये जो CH4 है 4 बॉन्ड है इसमें. अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ता हूं, मान लो इस बॉन्ड को तोड़ा, तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस H. इस दौरान जो एनर्जी लगती है सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? एक सिंगल, एक स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है. CH है, इसके सारे बॉन्ड तोड़ दिए, सारे के सारे, इसको इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिया है. यहां पे जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, अलग अलग लोग कई बार क्वेश्चन में भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को बॉन्ड एंथैल्पी बोल देते. तो कंफ्यूज मत हो ना, आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखो. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एक ही बॉन्ड को तोड़ने में. कई बार वो ऐसा भी बोल सकता है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए वो बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल है, उसको उसको सारे बॉन्ड तोड़ के उसको एलिमेंट्स मिलाना, उसमें जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, कुछ चीजों को समझना है. अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसको मैं 2H बना रहा हूं, तो एक बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी दोनों क्या होती हैं, सेम. बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होंगी, सेम, क्योंकि एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, वो जो एनर्जी लगेगी वही बॉन्ड एंथैल्पी, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है. जैसे अगर मैं CH4 की बारे में बात करूं, तो CH4 में अपन को 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, है ना? कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, 4. इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन. तो मैं यहां बोलूंगा बॉन्ड एंथैल्पी यहां पे वो है 4 टाइम्स किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के. इसी तरीके से आप जल्दी से मुझे ये बताओ, अगर मैं NH3 लूंगा, NH3 में बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म्स में बताना है. तो आप देखो NH3 में कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं, NH बॉन्ड तोड़ने हैं. तो NH बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो 3 बॉन्ड तोड़ने, तो 3 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी होगी. क्लियर है? 3 बॉन्ड्स को तोड़ोगे तब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स में आएगा. क्लियर है? अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई डेल्टा H बताओ रिएक्शन का. डेल्टा H 3 तरीके से निकलते हैं. पहले वाला देखा अपन ने अभी, क्या था उसमें, सबसे पहले फॉर्मेशन, उसके बाद कंबशन. फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें ये इससे पहले वाला था, और कंबशन में उसमें होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ
रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? एग्जांपल दे दूं एक, तो जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ठीक है, और बैलेंस कर लेते हैं। हमसे पूछा जाएगा इस डेल्टा एच आर बता दो इस रिएक्शन का, तो डेल्टा एच आर क्या होगा? तो डेल्टा एच आर होगा इस रिएक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? H2 की, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? Cl2 की, माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? HCl की। क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना, 1 मोल के लिए होती है, ये जितनी भी एनर्जी होती है 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं तो उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपन को। तो बॉन्ड एंथैल्पी H2 की लिख देंगे, Cl2 की लिख देंगे, देगा HCl की दे देंगे, डेल्टा एच आर आ जाएगा। कई बार क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको पूछ लेगा। आसान है, तरीका समझ गए ना आप? तो डेल्टा एच आर कैसे निकालोगे आप? बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर है? पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ अपना। ये समझ में आया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। क्लियर है? लास्ट पार्ट बचा है, पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन लास्ट वाले पार्ट में। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस की रिएक्शन, है ना? तो एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक पिन पॉइंट है, उसको समझना है। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हुआ नहीं था, अब इक्विवेलेंट हो चुका है, तो अब इसको समझाने में ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो अब मैं आपको एक बार फिर से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? NaOH है और H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा? H2O बनेगा। बैलेंस वैलेंस का झंझट नहीं है, बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहे। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एनर्जी या एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड react with one equivalent of base। एक इक्विवेलेंट, एक मोल नहीं, एक इक्विवेलेंट एसिड जब एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी एसिड कोई भी एसिड रहने दो, कोई भी बेस रहने दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग है अगर, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो आता है अपना माइनस रिलीज होती एनर्जी 57.1 किलो जूल पर मोल, नहीं पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट से इतनी, अगर बोले 2 इक्विवेलेंट तब कितनी? इसका डबल। एक इक्विवेलेंट से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इसको कैलोरी में करना चाहे तो आपको पता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 4.2, उल्टा लिख रहा हूं सॉरी, 1 कैलोरी बड़ा होता है 4.2 जूल की इक्वल। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का कितना होगा? अगर हम इसको जाएं तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इसमें से कोई भी एक वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, या दोनों वीक है, वीक एसिड है वीक बेस है, तो इस वाले केस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमेशा लेस देन अपना आता है 57.1 से कम एक इक्विवेलेंट के लिए। ये होते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉरी
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगली चीज है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन आपने कभी बचपन में पढ़ा था, हाइड्रोजन का ऐड होना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। कोई भी एल्कीन होती है, एल्कीन से अगर एल्केन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो अगर अपने पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन का जो ऐड होना होता है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन? इट इज द एनर्जी चेंज। हाइड्रोजन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? क्योंकि स्टेबल बन रहा है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है डबल बॉन्ड से। तो हाइड्रोजनेशन में पहली चीज एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है जब भी हाइड्रोजनेशन होगा। दूसरी चीज, हाइड्रोजनेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? जब आपके पास एक मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो गया तो उसको हम हाइड्रोजनेशन नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आया तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड में आ रहा है तभी उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, उस टाइम पे मैंने नहीं बताई थी जब क्लास में था, क्योंकि अभी आपका ऑर्गेनिक बाकी था। तो आपने देखा होगा कि एल्कीन जो होते हैं उनकी अलग अलग स्टेबिलिटी होती है। कोई एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, कोई एल्कीन कम स्टेबल होता है। जैसे आपको पता है कि भाई अगर मैं इस एल्कीन के बारे में बात करूं ट्रांस, और इस एल्कीन के बारे में बात करूं तो इन दोनों में ये स्टेबल है। ठीक है, इन दोनों में ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई अगर मैं ट्रांस वाले की बात करूं, ट्रांस एल्कीन और ये सिस एल्कीन, तो इन दोनों में किसकी एनर्जी कम? जो स्टेबल उसकी एनर्जी कम और जो अनस्टेबल उसकी एनर्जी ज्यादा। तो सिस कहां है? ऊपर। ये कौन है? ट्रांस। तो ये सिस की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा हूं। और ये कौन है? ये ट्रांस वाला। ठीक है, जब इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दोनों से तो प्रोडक्ट तो सेम ही मिलने वाला है। क्या? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे दो हाइड्रोजन जोड़ेंगी, प्रोडक्ट तो सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कंफर्मरी तो बनेंगे। एल्केन में क्या बन सकता है? ज्योमेट्रिक आइसोमर थोड़ी ना बनेंगे, दोनों की स्टेबिलिटी, इसमें जो कंफर्मर बनेंगे उनके दोनों सेम बनेंगे। तो प्रोडक्ट सेम बनना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी सेम। तो पूछा जाता है कि सिस और ट्रांस में किस में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा? तो आप कैसे करोगे? ये देखो, यहां से यहां आ रहा है, सिस से यहां, तो यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इसका, यहाँ इसका डेल्टा एच हाइड्रोजन, किसका ज्यादा? जो अनस्टेबल है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होती है। यहाँ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम रहेगी। क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हुआ। उसके बाद एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब एटम बना देना। तो किसी भी चीज को अगर आप गैसेस एटम में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसी भी चीज के एक मोल को आप उसके एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे CH4 है, CH4 से आप गए कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी को मुझे पता है, इसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। सोडियम है, सॉलिड है, अलग अलग करके इसको गैस में ला दिया, इसको भी हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब किसी भी चीज को अगर आप उसके एलिमेंट्स में लेके आ रहे हो, एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स में और गैसेस स्टेट में लेके आ रहे हो, गैसेस स्टेट में लेके आना है, गैसेस स्टेट में, और किसको लेके आना है? एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को कोई बॉन्ड नहीं रहना चाहिए फिर, गैसेस एलिमेंट्स, या फिर बोले गैसेस एटम की फॉर्म में। एटम्स, एटम, एलिमेंट बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, एलिमेंट्स कंफ्यूजिंग टर्म है। गैसेस एटम में अगर लेके आ रहे हो तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जब फेज चेंज होता है उस दौरान भी अलग अलग टाइप की एंथैल्पी होती है। जब फेज चेंज होते हैं तीन फेज चेंज हम जनरली कंसीडर करते हैं। एक क्या? सॉलिड से लिक्विड बनना, और क्या? लिक्विड से गैस बनना, और क्या? सॉलिड से गैस बनना। सॉलिड से लिक्विड बनते हैं तो इसको बोला जाता है फ्यूजन। सॉलिड
से लिक्विड बनना, इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, जिसको अपन मेल्टिंग भी बोल देते हैं। लिक्विड से गैस जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस जा रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ऐसे लिखा रहेगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसे लिखा रहेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ऐसे रहेगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब कोई भी चीज है, अगर 1 मोल है, उसको अगर आप सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हो, उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई भी चीज है, 1 मोल है उसका, उसको आप लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हो, उस दौरान जो एंथैल्पी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है। सब्लिमेशन की बात करें, कोई भी चीज है अगर सॉलिड से लिक्विड में, गैस में जा रही है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक चीज ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रखना, सुनना मेरी बात। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, जैसे H2O है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड से अगर हम H2O गैस में, लिक्विड में आ रहे हैं, अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसी टाइम पे इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ऐसा ना हो H2O लिक्विड से H2O, सॉरी सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे लिक्विड का 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो। एंथैल्पी, ये सारी जो एंथैल्पी है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए आपका। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर है। क्या क्या हो गया अपना। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया, उसके बाद मैंने आपको बताया फेज चेंजेस के बारे में। और कुछ ही बताया क्या, एक बार देख लेता हूँ। ये हुआ फेज चेंज, ये हुआ एटोमाइजेशन, यस एटोमाइजेशन है गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बचा क्या देख लेते हैं पहले उनको। तो मेन चीज तो हो गई, ये हो गया, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन। फेज चेंज नहीं लिखा था, वो भी हो गया अपना। 2 चीज बची है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले लैटिस एंथैल्पी को समझते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, आयन में ही लैटिस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl है, NaCl है, सॉलिड है, NaCl को पानी में डिजोल्व करना है, तो NaCl में क्या रहता है, बहुत सारे Na+ और Cl- आयंस रहते हैं, वो एक लैटिस बनता है, क्रिस्टल बनता है, बहुत सारे Na+ Cl- रहते हैं, ऐसे बहुत सारे। आप बोलोगे NaCl तो एक ही था, नहीं एक नहीं होता, दिखाने के लिए NaCl से दिखाते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे Na+ और Cl- आयन रहते हैं, तो यहाँ पे लैटिस बनता है। अगर हमें इसको डिजोल्व कराना है तो इस लैटिस को तोड़ना पड़ेगा, इन आयंस को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट फोर्स है, तो इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो क्या है लैटिस एंथैल्पी, डिफाइन कैसे करें, तो लैटिस एंथैल्पी कुछ नहीं है, 1 मोल आपके पास, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड है, उसको किस में लेके आ रहे हो, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आप उसके आयंस में लेके आ रहे हो, कन्वर्टेड इनटू आयंस, कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस आयंस, आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आयंस में। आयंस किस में है, गैसियस स्टेट में। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज तो नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी, उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी को अपन बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बोलना चाह रहा हूं NaCl सॉलिड है, यहां से बना Na+ प्लस Cl- गैसियस स्टेट में, इस दौरान जो एनर्जी लगी, जो एनर्जी का यूज हुआ, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है, लैटिस एंथैल्पी क्लियर। इसको कई बार उल्टा भी बोल देते हैं, एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है लैटिस एंथैल्पी को, कि जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो उसको भी क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि अपन को पता है इस तरफ जाने में जो एनर्जी रिलीज जो लगेगी उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बनने में और टूटने में सेम एनर्जी लगती है।
तो दो तरीके से लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन किया जाता है। कैसे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। एक और तरीका है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। लैटिस एंथैल्पी के बाद एक चीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो Na+ के चारों तरफ है ना वाटर के मॉलिक्यूल आके चिपकने लगते हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो ऐसे फिर मैं बनाऊं यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये आके चिपकने लगते हैं, इसको हाइड्रेट कर देते हैं, इसके चारों तरफ आके वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रेशन। और जब अट्रैक्शन होता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन। जब 1 मोल कोई आयन या कंपाउंड हाइड्रेट होता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब किसी भी चीज को डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। जैसे NaCl है, NaCl को सॉलिड है, इसका NaCl एक्वस बनाना है, NaCl एक्वस मतलब पानी में लेके आना है, डिसॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले NaCl सबसे पहले अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग होने का मतलब Na+ गैस प्लस Cl- गैस। सही है, गैस हो गया, पानी में जाना है तो पानी इसको हाइड्रेट करेगा। उसके बाद क्या होता है? Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये चीज तो सेम ही NaCl एक्वस बोलो और Na+ Cl-, क्योंकि जब ये एक्वस स्टेट में चला गया तो NaCl जुड़ के थोड़ा ना रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि NaCl सॉलिड से NaCl एक्वस में जाना, ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये कहां से आई है? यहां पे लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ऐसा होता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर किसी चीज को डिसॉल्व होना है तो डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव होना चाहिए। ओवरऑल डेल्टा H क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो सोल्यूबल होता है वो सॉल्ट। कैसे पता लगेगा? अगर लैटिस एंथैल्पी ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, NaCl को तोड़ना है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो ये पॉजिटिव होगा, तो डिसॉल्व नहीं होगा। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तब डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होती है इसके मुकाबले तो चीज सोल्यूबल होती है। अगर ये ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, तो चीज इनसोल्यूबल होती है। क्लियर है? उसके बाद है अपना बोर्न हैबर साइकिल। क्या है? हेस लॉ की एप्लीकेशन है बोर्न हैबर साइकिल। क्या है? हेस लॉ की एक एप्लीकेशन है। इसकी मदद से हम लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। हेस लॉ क्या बोलता है? कोई भी रिएक्शन हो, एक स्टेप में हो या 50 स्टेप में, एनर्जी सेम लगनी है। तो इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं हम एक्चुअली बोर्न हैबर साइकिल को। तो जैसे अपने पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस है, इससे NaCl बन रहा है, NaCl सॉलिड। इस रिएक्शन में, अरे क्या लिखना चाह रहा था मैं, क्या लिख दिया, Cl2। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का डेल्टा HR, इस रिएक्शन से जो एनर्जी का चेंज आएगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालें? तो हेस लॉ बोलता है कि एक रिएक्शन को हम एक स्टेप में करें या 50 स्टेप में, एनर्जी सेम लगनी। ठीक है, तो उसको 50 स्टेप में करें, 50 स्टेप मतलब ज्यादा स्टेप में। तो कैसे करें? तो देखो, देखते जाना, इसका करने का तरीका मेरा अलग रहेगा, तो मैं आपको एनर्जी के हिसाब से दिखाता हुआ चलूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास Na सॉलिड है और Cl2 हाफ Cl2 है जो कि गैस है। तो अभी इनकी इतनी एनर्जी है, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया? NaCl सॉलिड। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एनर्जी किसकी? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। ये जो गैप है वही क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड नोट लगा देना, बस इतना ही है। अब देखो एक स्टेप में आ रही होगी रिएक्शन तो डायरेक्ट आ जाएगी यहां से डेल्टा एच। अब मैं इसको अलग अलग स्टेप में कराऊंगा। सबसे पहले NaCl, Na सॉलिड है, इसको मैं गैस में करता हूं। तो गैस में करूंगा तो एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे Na जो चीज है वो बन गई गैस में, हाफ Cl2 गैस। सॉलिड से गैस में जाना है, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसका? सोडियम का। ठीक है, NaCl बनना है, NaCl बनने के लिए Na प्लस और Cl माइनस होने चाहिए, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर Na से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अलग कलर से देखते हैं, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस दौरान भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। अगर इलेक्ट्रॉन निकालें उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? Na की लगेगी। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास, सॉरी, हमें Na प्लस आयन चाहिए था, Na प्लस आयन हो गया। अब हमें Cl2 को क्या करना है? ब्रेक करना है। Cl2 हमें Cl माइनस चाहिए, तो एक हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे? तो ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी। तो इसके बाद हम और ऊपर गए, और एनर्जी सप्लाई करी, तो Na प्लस ऐसा का ऐसा रहा, और ये Cl क्या बन गया? Cl, अभी Cl गैस, और हाफ मोल से कितना बनेगा? 1 मोल Cl बनेगा। और इस दौरान जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो। किसकी? Cl2 की। और उसका हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 मोल को नहीं तोड़ रहे, हाफ मोल को तोड़ रहे हो। इसके बाद क्या सीन है भाई? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां तक एनर्जी है, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन डालोगे Cl में, और इलेक्ट्रॉन डालते ही Cl हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल क्यों हो गया? स्टेबल होने का रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो स्टेबल हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से ये कहीं बीच नीचे आएगा, कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही मान लिया कि यहाँ पे आ गया। ये Na प्लस गैस है, Cl माइनस बन गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो इस दौरान जो एंथैल्पी रिलीज हुई उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी। Na प्लस Cl माइनस है, यहां से क्या होगा? अब प्रोडक्ट बनेगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे। अगर जब आपस में जुड़ते हैं आयनिक कंपाउंड, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? लैटिस एंथैल्पी। दिख रहा है क्या ये कलर? लैटिस एंथैल्पी। अब हेस लॉ का यूज करता हूं मैं, हेस लॉ, हेस लॉ, हेस लॉ, आ जाओ हेस लॉ। तो हेस लॉ का अब मैं यूज करूंगा, यहाँ पे देखना सब लोग ध्यान से। ये मेरा रीजन है बस, ये वाला। यहाँ पे बोर्न हैबर साइकिल। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कोई भी रिएक्शन है, चाहे एक स्टेप में हो या 50 स्टेप में, एनर्जी सेम लगनी। एक स्टेप में यहां से यहां जा रहे, तो एक स्टेप में ये 50 स्टेप में गए, तो हम बोलेंगे डेल्टा HR इस रिएक्शन का वो किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले यहां से यहां जाने की एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, किसका? Na का, प्लस किसका? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, किसका? Na का, प्लस और क्या? प्लस एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी? Cl2 की, लेकिन हाफ लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्लस और क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी? Cl की, प्लस लैटिस एंथैल्पी। इस क्वेश्चन में क्या देता है? बोर्न हैबर साइकिल कम चांसेस रहते हैं थोड़े पूछने के, पूछता है तो सीधे क्वेश्चन पूछता है, मतलब थ्योरेटिकल है ना। इतने बड़ा पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या करता है? ये हमें देता है, ये 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 पूछ लेता है। सारी चीजें एक चीज निकल जाएगी। तो लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए हम बोर्न हैबर साइकिल का जनरली यूज करते हैं। आइए पीछे, क्या क्या हो गया? सब कुछ हो गया। ये समझ में आया, ये समझ में आया। थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट। ये अपना थर्मोकेमिस्ट्री था। अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।